जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इत्यादि पर अपराध दर्ज कराया गया है। इनके ऊपर भी हो सकता है एफआईआर, क्योंकि यह भी है जिम्मेदार लोक सेवक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते। आज हम ऐसे ही बिंदु पर बात करेंगे दोस्तों। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। आज बहुत दिनों बाद मैं व्हाइट बोर्ड पर आया हूँ। डीएम, सीएमओ, सीएमएस, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और वहाँ के डॉक्टर, नर्स पर अपराध दर्ज हुआ है, क्योंकि कोरोना में इन लोगों ने समुचित इलाज नहीं किया और बार बार कहने के बाद भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए इनकी लापरवाही, इनकी नाकामियों के वजह से चंद्रावती देवी की मृत्यु हो गई। इस मामला को लेकर के चंद्रावती के भाई, जो अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। सबसे पहले उन्होंने मड़ियाहू के थाने पर अपराध दर्ज करने के लिए तहरीर दिया, एप्लीकेशन दिया। लेकिन अब उसी जिले का डीएम और थानाध्यक्ष की हिम्मत है कि वो अपराध दर्ज करेगा। वो अभी जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर, नर्स, इनके खिलाफ कैसे करेगा। अधिवक्ता है राम सकल यादव। राम सकल यादव ने एक बड़ी पहल किया है। उन्होंने तहरीर दिया, संबंधित कोतवाली में, थाने में अपराध दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन दिया पुलिस अधीक्षक को। पुलिस अधीक्षक ने भी संज्ञान नहीं लिया। वह जाते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। आइए हम पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं और आपको बताते हैं कि यह सब कुछ कैसे हुआ, इसको मिटाएंगे कैसे। देखते हैं डस्टर कहीं होगा तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि अपराध दर्ज नहीं होता है तो जाएंगे कैसे और किसके यहाँ जाएंगे, कहाँ बताएंगे और आप की मांग कैसे पूरी होगी। थानों को बांटा गया है कि अमुक अमुक थाने फला मजिस्ट्रेट देखेंगे, अमुक अमुक थाने फला मजिस्ट्रेट देखेंगे और यह ऐसे देखा जाएगा। यह है जो न्यायालय का ढांचा है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जाते हैं और CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत यह जाते हैं और सूचना दर्ज कराने। CRPC की धारा 190 के साथ यह पठित धारा है 156(3). अब मैं बताता हूँ आपको। चलिए आगे लिखते हैं। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो मैंने बताया 156(3), 156(3) पठित धारा है 156(3). चलिए आ गया है। यह असली धारा है 190 की पठित धारा 156(3) के तहत व्यक्ति जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने कहता है कि साहब हमने संबंधित थाने में दिया, पुलिस अधीक्षक को दिया, उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुना। श्रीमान, हमारी बात का संज्ञान लेते हुए आप न्यायालय को आदेश दें कि वो हमारा अपराध दर्ज करने, न्यायालय आदेश दे संबंधित पुलिस अधिकारी को कि हमारा अपराध दर्ज हो। इस पर न्यायालय संज्ञान धारण करता है, अभिलेख देखता है और फिर दर्ज करने का आदेश देता है। न्यायालय ने भी एक बड़ा काम किया है। अब मामले कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसी जिला में जेएम भी बैठते हैं, उसी जिला में सीजीएम बैठते हैं, उसी जिला में मजिस्ट्रेट होते हैं, उसी जिला में जिला जज होते हैं। आपस में इनका तालमेल होता है। तालमेल का अभिप्राय यह है कि जैसे अगर जेल का विजिट करना होगा तो जिला जज जाते हैं, साथ में डीएम जाते हैं, पुलिस अधीक्षक जाते हैं, और मजिस्ट्रेट लोग अगर जेल का विजिट करते हैं तो उसी आधार पर एडिशनल एसपी जाते हैं और वह जाते हैं, अपर जिलाधिकारी जाते हैं, एसडीएम जाते हैं, सीओ साहबान जाते हैं। तो आपस में एक तालमेल होता है, तो लोग बचते हैं इसको करने से। लेकिन वहाँ के जो
मजिस्ट्रेट हैं उन लोगों ने एक बड़ा काम किया, आदेश किया, और इस पर अब संबंधित आईओ इन्वेस्टिगेशन अफसर यानी अनुसंधानक इन्हें विवेचना अधिकारी भी कहेंगे, विवेचक भी कहेंगे, यह इस पर जांच करेंगे। जांच करके अगर मामला सही पाया गया तो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेंगे। यदि मामला सही नहीं पाया गया तो फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। यह दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी अभी विकल्प खुला हुआ है, व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। चलिए दोस्तों, बताते हैं पूरा मामला क्या है। चंद्रावती देवी 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होती हैं। हॉस्पिटल में प्राइवेट चिकित्सालयों में ले जाया जाता है, लेकिन प्राइवेट चिकित्सालय उन्हें लेने से इनकार कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा, कोरोना संक्रमण के समय में चिकित्सालय नहीं ले रहे थे तो भारी भरकम पहले ही पैसा जमा कराते थे, उसके बाद लेते थे और खेल होता था। ये ले जाते हैं जिला चिकित्सालय में। किसी प्रकार इनकी बहन, वकील साहब की बहन भर्ती होती हैं। भर्ती होने के साथ ही ऑक्सीजन लगाया जाता है। ऑक्सीजन पहली बार जो आकस्मिक चिकित्सा कक्ष है यानी इमरजेंसी है उसमें भर्ती कराते हैं। दूसरे दिन निकाल करके सामान्य वार्ड में उन्हें कर दिया जाता है। बेड नंबर 7 का उल्लेख किया है वकील साहब ने कि वहाँ दिया गया। वकील साहब समय समय पर वीडियो बनाते रहे हैं क्योंकि जागरूक अधिवक्ता हैं। इन्होंने देखा क्या क्या होता है, नर्स नहीं सुन रही है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी में अंतर बताता हूँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूरे जिले को देखेगा, जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने एनएम सेंटर हैं, सबको वह देखेगा। ये हो गए सीएमओ, चीफ मेडिकल अफसर, सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब उसके बाद सीएमएस होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। यह चिकित्सालय देखते हैं। पद लगभग बराबर है इनका, दोनों का एक ही कद है, लेकिन एक जिला चिकित्सालय को देखेगा और एक देखेगा पूरे जिले के चिकित्सालयों को देखेगा। ऐसे है। तो यह सीएमओ हो गए और यह हो गए सीएमएस, चीफ मेडिकल अफसर। तो चीफ मेडिकल अफसर से कहा गया, शिकायत की गई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की गई, डॉक्टर से कहा गया, लेकिन इन लोगों ने मरीज पर ध्यान नहीं दिया। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 60 के लगभग पहुंच गया। चिल्लाते रहे परिजन, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इस मामले में 3 मई को चंद्रावती देवी की मृत्यु हो जाती है। भाई लिखता पढ़ता रहता है, कोई असर नहीं होता है। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। यह मामला है खिजीरपुर मड़ियाहूँ का, जो जौनपुर जिले का एक गांव है, और मड़ियाहूँ तहसील भी है, मड़ियाहूँ कोतवाली भी है, मड़ियाहूँ विकासखंड भी है। इस मामले में ललिता कुमारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला काफ़ी विचारणीय है, मील के पत्थर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस मामले में कहा गया है कि कोई भी संज्ञेय अपराध थाना प्रभारी सूचना पाते ही दर्ज करेगा और उसकी निःशुल्क प्रति जो शिकायत करता है उसको दी जाएगी। लेकिन इस मामले में थाना प्रभारी ने इसका पालन नहीं किया। यह मामला कंटेम्प्ट का भी है और यह मामला ऐसा है कि वह जिस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उस पद पर रहने लायक नहीं है, जो भी थाना प्रभारी है। बहुधा देखा जाएगा कि आप जाएंगे और आप तहरीर देंगे, थाना दर्ज नहीं करेगा अपराध। आप एसपी के यहाँ जाएंगे, एसपी के यहाँ कहेंगे साहब हमारी बात नहीं सुनी गई, एसपी साहब कलम उठाएंगे ऐसे, अच्छा ठीक ठीक। अब क्या है, शिकायतकर्ता बेचारा पूछ भी नहीं पाएगा कि साहब आपने लिखा किसको, क्या होगा, हमारा दर्ज होगा कि नहीं दर्ज होगा। ठीक है जाओ। अब वह चले गए बेचारे, अपराध उसके बाद भी दर्ज नहीं हुआ। थक हार करके व्यक्ति जाता है। इन सब मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को संज्ञान धारण करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने सूचना दिया, आपने अपराध दर्ज नहीं किया, और आपने अपना अपराध दर्ज नहीं किया, हम भाग करके जा रहे हैं कोर्ट जा। अब फिर मामला कहाँ आता है? इस मामले में पुनः वही विवेचक होंगे जिन्हें विवेचना करनी है। वह थाने के कोई उप निरीक्षक होंगे अथवा स्वयं वहाँ के कोतवाल साहब विवेचना इसकी कर सकते हैं। लेकिन डीएम के खिलाफ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ वह रिपोर्ट कैसे लगाएंगे, यह आप खुद सोच सकते हैं और इस बात को जान सकते हैं।
यद्यपि वकील साहब ने एक बड़ा काम किया है। और दूसरा मामला बता रहा हूँ, यह सुरेश चंद्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यह भी एक बड़ा मामला है जिसमें संज्ञेय अपराध दर्ज करने की अनिवार्यता बताई गई है। और इस मामले को भी मील के पत्थर के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह मामला जौनपुर उत्तर प्रदेश का है। यह मामला राज्य के संज्ञान धारण करने का भी है। स्वयं मुख्य मंत्री जी, मुख्य सचिव राज्य के, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह एक बार स्वयं अपना आकलन करें, राज्य की स्थिति देखें कि अपराध दर्ज होता है कि नहीं होता है। दर्ज करा के देख लीजिए, आप लोगों को लगता होगा बड़ा सुधार हुआ है साहब, एकदम शासन नीट क्लीन हो गया है। और थाने पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत लोग अच्छे हो सकते हैं, अच्छे हैं भी, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन और भी हुआ है। थाने और भी गंदे हुए हैं, तहसील और भी गंदी स्थिति में है, और मेडिकल का जहाँ तक सवाल है और भी गंदगी आई है। सुधार मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ। सुधार अगर दिखेगा तो उसे ज़रूर बताऊँगा। सुधार का सूत्रपात कहीं होगा तो उसे मैं नहीं छुपाऊँगा, उसे बताऊँगा। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मुझे आभास हुआ है कि थाने वाने पर कोई असर, बहुत असर नहीं हुआ है। आप लेकर के तहरीर चले जाइए, अगर कदाचित दर्ज भी कर लेंगे तो आपसे पूछताछ नहीं करेंगे, उसमें वह फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे आगे देखिएगा। कई मामलों में देखा गया है, उस पर हम अलग से वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 156(3) का प्रयोग करते हुए अधिवक्ता ने जो अपराध दर्ज कराया है, आगे क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल यह इस मामले को मैं एक परिवर्तन के सूत्रपात के रूप में देख रहा हूँ। कोई तो आगे आया, किसी ने कुछ किया तो आगे और भी करना है। जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती। और परिवर्तन का सूत्रपात और परिवर्तन की प्रत्याशा की बात जो लोग कर रहे हैं, घर में से यह काम नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, टोका टाकी करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा, खराब को खराब कहना पड़ेगा, अच्छे को अच्छा भी कहना पड़ेगा। तो अधिवक्ता महोदय से हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें बधाई देते हैं। हम मुलाकात भी करेंगे। हमारा वीडियो यदि उन तक पहुंचता है तो हमारे नंबर पर मैसेज करके, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452 455 444 पर फ़ोन भी कर सकते हैं, अथवा वह मैसेज कर सकते हैं बंद रहने की दशा में। विनम्रता के साथ वैश्विक रूप से जुड़े हुए सभी आत्मीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।